मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने शैली ओबेरॉय और आले मोहम्मद इकबाल को अपना उम्मीदवार चुना। दोनों ने नामांकन भी दाखिल किया और दोनों के नामांकन पत्र स्वीकार भी कर लिए गए। लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी के ही 2 पार्षदों ने अपना अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया। तो सवाल उठा कि जिन 2 पार्षदों ने मेयर और डिप्टी मेयर के लिए नामांकन पत्र जमा किया, वे आम आदमी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं या वे पार्टी के बागी हैं। बागी इसलिए कि जब शैली ओबेरॉय और आले मोहम्मद इकबाल का नामांकन सही था, तो फिर मेयर के लिए आशु ठाकुर और डिप्टी मेयर के लिए जलज कुमार ने नॉमिनेशन फाइल क्यों किया। बीजेपी की तरफ से मेयर के लिए रेखा गुप्ता और डिप्टी मेयर के लिए कमल बागड़ी मैदान में है। आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 कैंडिडेट्स उतारे जाने से सियासत अब गर्मा गई है। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अगले साल 6 जनवरी को तय है। आम आदमी पार्टी ने मेयर के लिए शैली ओबेरॉय और डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल के नाम की घोषणा पहले ही कर दी थी, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर का एक और नामांकन हो गया है। सूत्र बताते हैं कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। मेयर के लिए घोषित शैली ओबेरॉय के अलावा चित्तरंजन पार्क से जीते आशु ठाकुर ने पर्चा भरा है। डिप्टी मेयर के लिए जलज कुमार ने पर्चा भरा है। आशु ठाकुर सबसे कम मार्जिन से चुनाव जीती हैं। उन्होंने महज 44 वोटों से चुनाव जीता है। उनके खिलाफ भाजपा के उम्मीदवार कंचन भड़ाना चौधरी और कांग्रेस की उम्मीदवार भावना गुप्ता थीं। चित्तरंजन पार्क वार्ड ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र और नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आम आदमी पार्टी के जलज कुमार ने शालीमार बाग विधानसभा के वार्ड नंबर 55 से जीत हासिल की। बीजेपी ने सुजीत ठाकुर और कांग्रेस के उम्मीदवार गोपेश्वर यादव को मैदान में उतारा था। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि नगर निगम के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी की ओर से, खासकर बहुमत वाले दल के 2 लोगों ने महापौर और उप महापौर पद के लिए नामांकन किया है। आम आदमी पार्टी की इन्हें कवरिंग प्रत्याशी कहकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करना हास्यास्पद है। निगम चुनाव में इस तरह की कभी कवरिंग प्रत्याशी पर्चा दाखिल नहीं करते, क्योंकि इसमें कोई अलग से नामांकन की जांच नहीं होती, न कोई नामांकन ठुकराया जाता है। प्रत्याशी जिस वक्त फॉर्म जमा करता है, तभी सभी जानकारियां कॉलम चेक कर निगम सचिवालय नामांकन स्वीकार या अस्वीकार करता है। इस मामले में पहले सभी नामांकन स्वीकार हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल के डिप्टी और शराब घोटाले के आरोपित मनीष सिसोदिया ने हाल ही में एलजीबी के सक्सेना को पत्र लिखकर यह आरोप लगाया था कि वे कैबिनेट को दरकिनार कर समानांतर सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अफसरों से वे सीधा फाइल्स मंगवा रहे हैं और नहीं भेजने वालों को धमकी दे रहे हैं। लगाने को तो मनीष सिसोदिया ने एलजी पर जमकर आरोप लगाए, लेकिन अब वही आरोप मनीष सिसोदिया के गले की फांस बनने वाले हैं। मनीष सिसोदिया की इस चिट्ठी के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने मनीष सिसोदिया के कार्यालय से कहा कि वे उन आदेशों और फाइल्स की विस्तृत जानकारी प्रदान करें जिनके आधार पर कथित तौर पर नीतिगत मामले सीधा उपराज्यपाल वी के सक्सेना को भेजे गए। उपराज्यपाल कार्यालय और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के बीच अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति सहित प्रशासनिक और नीतिगत मामलों पर लिए गए फैसलों पर लगातार खींचतान होती रही है। सिसोदिया ने सक्सेना को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि उपराज्यपाल सचिवालय ने हाल ही में संबंधित मंत्री और मंत्रिमंडल को पूरी तरह से दरकिनार कर विभिन्न विभागों के संबंधित सचिवों, मुख्य सचिव के जरिए फाइल्स मंगाने और अधिसूचना को मंजूरी देने जैसे फैसले लेने की व्यवस्था बहाल की है। उप मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, विभागों के सचिवों और प्रमुखों को आदेश जारी कर आरोप लगाया कि अहम नीतिगत फैसलों से जुड़ी फाइल्स विभाग के प्रभारी मंत्री होने के नाते मेरे जरिए भेजने के बजाय सीधा उपराज्यपाल को भेजी जा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके संज्ञान में आया है कि उपराज्यपाल ने मंत्रिमंडल को दरकिनार कर सीधा अधिकारियों को निर्देश आदेश जारी किए। सूत्रों ने बताया कि नरेश कुमार ने उप मुख्यमंत्री के सचिव को पत्र लिखकर 2 जनवरी तक उन फाइल्स के आदेश की जानकारी देने को कहा है, जिसके आधार पर सिसोदिया ने आरोप लगाया कि सूत्रों ने बताया नरेश कुमार द्वारा 26 दिसंबर को लिखे पत्र में सभी प्रधान सचिवों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, प्रबंध निदेशकों, आयुक्तों का भी उल्लेख किया गया है और उन्हें ऐसे मामलों की जानकारी देने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में बीजेपी नंबर गेम में आम आदमी पार्टी से पीछे है। फिर भी जिस हौसले से वो चुनावी मैदान में उतरी है, उससे आम आदमी पार्टी को चिंता में डाल दिया है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के मैनेजर बीजेपी के हर दांव को विफल करने की कोशिश में जुट गए हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन बीजेपी कैसे नंबर गेम जुटाएगी? एमसीडी सदन में बीजेपी के पास मेयर और डिप्टी मेयर की जीत के जादुई आंकड़े नहीं हैं। इसके बावजूद बीजेपी ने सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन उन्हें जीतने के लिए पार्षदों का बहुमत जुटाना होगा। एमसीडी में मेयर चुनाव के लिए 250 पार्षद
दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सदस्य और विधानसभा के 14 विधायक मतदान करेंगे। इस तरह से कुल 274 सदस्य मतदान कर सकते हैं, जिसके लिहाज से मेयर सीट जीतने के लिए 137 वोट हासिल होने चाहिए। आम आदमी पार्टी के पास बहुमत के लिए पूरा नंबर गेम है, जबकि बीजेपी नंबर गेम में काफी पीछे है। आम आदमी पार्टी के पास एमसीडी में 134 पार्षद हैं, 3 राज्यसभा सदस्य और 13 विधायकों को मिलाकर 150 सदस्य होते हैं। बीजेपी के पास 104 पार्षद हैं और एक निर्दलीय पार्षद भी साथ में है। इस तरह से ये आंकड़ा 105 पहुंच गया। इसके अलावा बीजेपी के 7 सांसद और 1 विधायक का वोट मिलाकर पार्टी 113 के आंकड़े को छू रही है। वहीं कांग्रेस के 9 पार्षद और निर्दलीय 2 पार्षद हैं। बीजेपी अगर इन पार्षदों का भी समर्थन जुटा लेती है तो उसका आंकड़ा 134 ही पहुंच रहा है। इसके बावजूद वो बहुमत से पीछे है। एमसीडी चुनाव में भले ही बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने पछाड़ दिया हो, लेकिन मेयर चुनाव में अब उसे क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। इसके लिए वो उन्हें पंजाब भेज सकती है। वजह ये कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं होने के बाद भी मेयर के चुनाव में कैंडिडेट उतारे गए हैं, जिसके जीतने की संभावना सिर्फ क्रॉस वोटिंग से ही है। नगर निगम चुनाव के बाद से ही बीजेपी दिल्ली में अपना मेयर बनाने का दावा करती रही है। एमसीडी में बहुमत का आंकड़ा नहीं होने के बाद भी बीजेपी ने जिस तरह से अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, उससे सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। मेयर का चुनाव एक गुप्त मतदान के माध्यम से होता है और पार्षद किसी भी उम्मीदवार को वोट देने के लिए स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि दल बदल विरोधी कानून इस पर लागू नहीं होता। ऐसे में बीजेपी अगर आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षदों को साधने में सफल रहती है तो सियासी खेल पूरी तरह से पलट जाएगा। बीजेपी के पास मेयर और डिप्टी मेयर पद पर जीत हासिल करने का आंकड़ा नहीं है। पार्टी आप पार्षदों में सेंध लगाए बिना इन दोनों पदों पर जीत नहीं सकती। सूत्रों का ये कहना है कि बीजेपी ने दोनों सीटें जीतने के लिए पूरी रणनीति बना रखी है और विपक्ष के उन पार्षदों पर नजर है जिनकी पृष्ठभूमि बीजेपी रही है। पार्टी के प्रति निष्ठा का आकलन करने के बाद ही मेयर पद पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। आम आदमी पार्टी में दूसरे दलों से गए पार्षदों को साथ लेने की प्लानिंग है, जिसकी वजह यह है कि पार्षद आसानी से दल बदल कर सकते हैं और उनके लिए नियम अड़ंगा नहीं बनेगा। ऐसे में देखना है कि बीजेपी इस रणनीति में कितना सफल होती है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल में अप्रैल 2023 में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। घपले घोटालों में फंसी ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं, लेकिन पंचायत चुनावों के पहले पश्चिम बंगाल में हिंसा शुरू हो चुकी है। जमीनी स्तर पर किस पार्टी की कितनी पकड़ है, ये सब रक्त रंजित इतिहास वाले इन्हीं पंचायत चुनावों से तय होता है, क्योंकि यहाँ करीब 59,000 पंचायत प्रतिनिधियों के पदों के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़े जाते हैं। इस बार के चुनाव में खून खराबे का डर ज्यादा ही गहरा है। वजह ये कि अब हर पंचायत को साल में 4 से 5 करोड़ रुपए का फंड मिलने लगा है। ग्रामीण बंगाल के कई इलाकों में 1-to-1 मुकाबले के लिए भाजपा को सीपीएम या कांग्रेस समर्थकों का साथ मिलना नए समीकरण के रूप में सामने आया है। इससे हिंसा का अंदेशा और बढ़ गया है। इसे देखते हुए पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग हो रही है। उत्तर 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर समेत कुछ जिलों में कहीं पहले राम फिर वाम का नारा तो कहीं गैर तृणमूल ताकतों की मोर्चाबंदी भी है। इसकी झलक हाल में हुए कोऑपरेटिव चुनाव में दिखी। कई जगह तृणमूल को हरवाने के लिए वाम दलों और कांग्रेस ने कैंडिडेट ही नहीं दिए। भाजपा, सीपीएम या कांग्रेस के बड़े नेता भले ही इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन जमीन पर प्रत्याशी आंकड़ों के साथ इसे साबित कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों में भयंकर खेला होवे का नारा लगाने वाले अनुव्रत मंडल पशु तस्करी मामले में जेल में हैं। ऐसे में बीजेपी ने टीएमसी के सबसे मजबूत गढ़ वीरभूमि में तगड़ी सेंध लगा दी है। अनुव्रत मंडल के सबसे भरोसेमंद नेता विप्लव ओझा ने पार्टी छोड़ने की घोषणा की। वीरभूमि में सत्ताधारी दल के लिए यह घटनाक्रम पंचायत चुनाव से पहले बड़ा झटका माना जा रहा है। अनुव्रत मंडल पहले से ही पशु तस्करी मामले में संकट का सामना कर रहे हैं। ओझा ने वीरभूमि जिला परिषद के सदस्य के रूप में इस्तीफा देने की भी घोषणा की है। ये नलहाटी में एक सार्वजनिक सभा में बीजेपी में शामिल होंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी शामिल होंगे। विप्लव ओझा ने कहा कि मैं तृणमूल कांग्रेस के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त करने के अपने फैसले की घोषणा करता हूं। मेरे फैसले के पीछे बहुत सारे कारण हैं। मुझे पार्टी नेतृत्व द्वारा पूरी तरह से उपेक्षित किया गया है। उन्होंने मुझे पार्टी की महत्वपूर्ण बैठकों के बारे में सूचित करना बंद कर दिया। एक समय में मुझे लगा मैं पार्टी के लिए बोझ बन गया हूं, इसलिए मैंने फैसला लिया। अनुव्रत मंडल के विश्वास पात्र समझे जाने वाले ओझा ने जिला स्तर पर पार्टी में ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिले में नालहाटी नगर पालिका के अध्यक्ष तक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किए। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद वे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे।
हालांकि बार बार पूछे जाने के बावजूद ओझा ने अपने भविष्य के कदमों पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।